हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमएमजी के टिप्स पर। ये एसएसटी यानी कि इसमें 60 प्रश्न हैं। तो अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 21 जनवरी को, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं एसएसटी। अगर उन्होंने एसएसटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो को देखकर भी काफ़ी हेल्प उनकी मिल सकती है। अभी प्रश्न हमारे स्टार्ट होंगे यहाँ से 31। देखिए, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, पहला प्रश्न है इसका कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है। भ्रंशोत्थ पर्वत कौन सा है? तो ये वोसजेस पर्वत है। यानी कि हम ओनली जो है आंसर बताएंगे, क्योंकि इतना टाइम अभी नहीं बचा आप लोगों के पास। पेडागोजी वगैरह है, हिंदी है, फिर इंग्लिश है, और जो संस्कृत लेना चाहेंगे उनके लिए संस्कृत है। तो ओनली आंसर इसमें हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बी है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। ठीक है, पूरा करता है। तो दोनों हमारे यहाँ पर ये सही हैं। तो किस में ये जा रहा है? ए और बी दोनों सही हैं, और बी सही व्याख्या है ए की। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कायांतरित सेलें, यानी कि कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, और कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब में दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। फिर तीसरा है संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो तीनों सही हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों सही हैं। 33वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है, मध्यमंडल। 35वां प्रश्न है कि ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। जो ऋतु प्रवास है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो आप लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पीपल। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि क्या पुराने पेपर से प्रश्न आ जाते हैं? तो देखिए 100% आते हैं। ठीक है, बेशक प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं, लेकिन आते इसी टाइप के हैं। अब यहाँ पर स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। 36वां हमारा ये प्रश्न है और पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो देखिए ए तो सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है और बी गलत है। ठीक है, 36वें का ए। नेक्स्ट है ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्राज़ील के कंपोस।
ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है किसके हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु के संबंध में, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। 38वां प्रश्न है। और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावत पर निर्भर करती है। ठीक है, तो दोनों ही गलत हैं, कोई भी इसमें सही नहीं है। तो 38वें का 4 हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि दोनों गलत हैं। ठीक है, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, दोनों ही इसके गलत हैं। अगला प्रश्न है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ठीक है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 39वां प्रश्न है। ठीक है, प्राकृतिक गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल गैस यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, और यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? डायरेक्ट पूछा गया है, मैत्री कहाँ पर उपस्थित है। 40वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, मैत्री कहाँ पर है? अंटार्कटिका। भारत का शोध संस्थान है ये मैत्री, कहाँ पर है? अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। ये सभी खनिज अधात्विक होते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा 41 का ऑप्शन ए होगा। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 41 का। अब कुछ मिलान है, यहाँ पर मिलान करिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, 42वां प्रश्न है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा आखेट और संग्रहण। ठीक है, पहले का हमारा यहाँ पर 2 और बज्जी जो है आरंभिक गणतंत्र। गारो पहाड़ियाँ सी का है 5 आरंभिक कृषि। ठीक है, आरंभिक कृषि। गंगा घाटी का लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर एंड सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्राथमिक नगर। ठीक है, कहाँ पर है ये हमारा ऑप्शन 3 में है। ठीक, ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला है ए, यानी कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है।
अब बी को पढ़ते हैं। 43वां प्रश्न है, ठीक। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। अब यहाँ पर ए तो गलत है, ठीक है, किंतु बी जो है वो सही है। ए यहाँ पर हमारा गलत है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल विधि उपयुक्त हैं, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो ये तो गलत है और ये जो है सही है। तो ये कहाँ पर है? ये हमारा 4th में है कि ए गलत है और किंतु बी जो है वो सही है, ठीक। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक और तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। बिल्कुल ये सही है, ठीक है। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी अपने आप में ठीक है, लेकिन ये जो व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है, ठीक है। अपने आप में दोनों ठीक हैं, लेकिन व्याख्या नहीं है सही। अब है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? किसको माना जा सकता है? 45वां प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला 45वां प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 4। अब प्रश्न है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। जो ब्रिटिश काल था, इससे पहले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था? यानी कि पढ़ाया जाता था किसमें, ठीक है, कैसे? 46वां प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन हैं, यानी कि ए और बी। 18 और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय संदर्भ में है। कथन ए, कथन बी। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्रीय राज्य के रूप में देखते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 47वां प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ए गलत है, किंतु बी सही है, ठीक है। ए गलत है और बी सही है, ठीक। अब पूछा जा रहा है, BCE तात्पर्य है, BCE का तात्पर्य है क्या है? इसका राइट आंसर 48 का करेक्ट आंसर है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा 48 का प्रश्न का आंसर है ऑप्शन 2। एंड अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न है। हम आज यह कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शतुरमुर्ग होते थे? महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन 2 हमारा इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? बताएं, हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो कैसे हुआ? 50वां प्रश्न है। ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा, यानी कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बिल्कुल ठीक है, जंगलों का विनाश हो गया होगा। जंगलों का विनाश हो गया होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसमें सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और संभवतः नदियां सूख गई थीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ये तो
पतन कैसे हुआ, तो इसको छोड़ दीजिए। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ए, सी और डी, ए, सी एंड डी। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, जो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत करेक्ट आंसर इसका बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। महायान के अंतर्गत, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अगला प्रश्न है कि खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? खलजी, ठीक है, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत यहाँ पर पूछा जा रहा है समेकन के संदर्भ में क्या सही है। 52वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ठीक है, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो यही हमारा सही है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण जो है वो कठिन था। अगला प्रश्न है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 53वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। ठीक है, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जो गलत है वही सही है। कौन कहता है आप बताइए कमेंट में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? 54वां प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की बात हो रही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। 55वां प्रश्न पर आ चुके हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता की नियंत्रण निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। ठीक है, ये नहीं है इसकी विशेषता। ओके, यानी कि जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता ये नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? छोटा तिब्बत किसको कहा गया है? 56वां प्रश्न है, लद्दाख को कहा गया है छोटा तिब्बत। डायरेक्ट पूछ लिया गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में अपील प्रणाली या फिर पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 57 का निचली न्यायालय के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ जो है उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, ये हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है आपका इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद हैं। तो ये लक्षण नहीं है प्रायद्वीपीय पठार का कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। ये आपके राइट हैं, तो राइट वाले याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है प्रायद्वीपीय पठार, और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, और यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। 58वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा नहीं है? तो ये वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है?
अफ्रीका के बारे में सही है। कौन सा सही है? तो यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका के बारे में सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है 59वें प्रश्न का। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि इसका राइट आंसर आएगा पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। 60 का 2 करेक्ट आंसर है कि पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहते हैं? कोस्टा रिका उपागम किसे कहते हैं? 61वां प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 3, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है 61 का। 62 हमारा यहाँ पर प्रश्न है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। 1997 में 62 का आंसर है इसका कार्यस्थलों पर, महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका केंद्र सरकार। कौन करता है? केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, कौन नहीं है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नगर निगम वार्ड काउंसलर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वासु निर्देश क्या हैं? डी के वासु निर्देश क्या हैं? यानी कि भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वासु निर्देश क्या हैं? 65वां प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा इसका गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, ये राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? कौन से? 66वां प्रश्न है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है, अनुसूचित जनजातियाँ। अगला प्रश्न है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे अतीत वन, कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक द्वितीयक स्रोत का ये उदाहरण है। ठीक है, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें हमारे अतीत दिया हुआ है। 67 का आंसर होगा ये 4। 68 हमारा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, नीचे दिए 2 कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधाओं यानी कि परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। ठीक है, और दूसरा, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। 68वां प्रश्न है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन, यानी कि दोनों कथन ए एवं बी सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य इसका होना चाहिए? 69वां प्रश्न है,
सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रसारित रहे हैं। आकलन का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। 70वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो 4 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिल्मी कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। बिल्कुल, फिल्में जो हैं वो कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। हाँ, इसका हमारा ये है, ठीक है। ए विकल्प में दिए हुए हैं ये। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति प्रेरित करती है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं, ये भी ठीक है। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार, एक ही तरीके से क्यों करना है, ये तो वैसे भी कट जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? 72 प्रश्न पर आ चुके हैं हम, तो इसमें सही है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। बिल्कुल, आपने एसएसटी में या बीएड के दिए होंगे तब आपने ये पढ़ा होगा। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं, तो ये वाला नहीं होगा, बाकी ए, बी और सी तीनों ही होंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72वें का। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के लिए प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करे, ठीक है। 73वां प्रश्न है, और कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करे, ऐसा नहीं करना है। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें, बिल्कुल सही बात है। ए और सी हमारे यहाँ पर सही है, ए, सी किस में है? 2 में है। 73वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। इतिहास पढ़ाते समय वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संदर्भों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, यानी कि 74वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बी और सी सही हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के साथ कार्य करते समय, ठीक है। 75वां प्रश्न पर आ चुके हैं हम, तो यहाँ पर यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति
के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। हाँ जी, ठीक है। ये विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। जब वो देख ही नहीं सकता है तो क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के लिए अवसर को उत्पन्न करना। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। तो ए, बी और यहाँ पर हमारा कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। ए और सी और डी, ठीक है, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ए, सी और डी, क्योंकि बी तो होगा ही नहीं। 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है और यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, ठीक है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, तो शिक्षक केंद्रित है ही नहीं है, ये बाल केंद्रित है प्रोजेक्ट विधि। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। ए, बी और डी, किसमें है? ए, बी और डी सही है, यानी कि 76वें का राइट आंसर हो जाएगा 3। 77वें प्रश्न पर आ चुके हैं। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी, ठीक है, यानी कि खोज की इच्छुक। अन्वेषण यानी कि खोज। अब इसकी बात की जाए 77वें प्रश्न की। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, बिल्कुल। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, बिल्कुल सही है ये। और विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले नहीं। हमारा ए, बी और सी ये सही है। किसमें है ये ए, बी और सी? ए, बी और सी हमारे 2 में ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? कौन सहायक हो सकता है, ठीक है। तो पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, बिल्कुल ठीक है। ये 78वें का हमारा राइट आंसर। इसका ये तो हमारा ठीक है इसमें। और कक्षा में एक रूप निर्देश नहीं, एक रूप देना ही नहीं है। और विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्नवर्गीय प्रसंगों के एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो ए और सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारे सही है, इसमें ए और सी सही हैं, ठीक। अगला है, शिक्षा विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? क्यों सीखना चाहिए विवेचनात्मक होना, ठीक है। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। ये हमारा यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन 3। एंड निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। जो कि विविधता को दर्शाते हैं उस उदाहरण का चयन कीजिए। विविधता को, ठीक है, विविधता को तो कौन दर्शाता है? परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही जो है सुचिता हिंदी बोलती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है, ठीक है। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है, तो ये विविधता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया।
किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ठीक रहेगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसको छोड़कर? प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना। बिल्कुल समान उत्तर देना ही नहीं है, इसको छोड़कर, छोड़ दीजिए इसको। बाकी आप लोग पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, तो हमारा जो है तीसरा नहीं है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये उदाहरण हमारा नहीं है। 83 का 3 वाला नहीं है। अगला है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। क्या आवश्यक होगा? अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। अच्छा, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का 3। ठीक है, बी और डी सही हैं, केवल बी तथा डी, यानी कि ये और ये आपका ठीक है, बाकी ये दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रोत्साहित किया जा सकता है कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। बी इज राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पर हमारे ये भी दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं इसको गैर बराबरी रूप में देखकर। सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, ए, बी और सी, यहाँ पर ए, बी और सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कि कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, ये तो आपको बता ही दिया था। और सामाजिक देखिए दंड देना नहीं है, बाकी ये ठीक है, तो हमारा ये सही है। अगला है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, क्या प्रयास करेगा? इसका राइट आंसर होगा इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। बिल्कुल। और इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें। ए, बी तथा हम यहाँ पर कह सकते हैं इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रख कर देखें। ठीक है, ये हमारा ठीक है। यहाँ पर 86वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? जीवन इसका करेक्ट आंसर है, लाइफ। अगला प्रश्न है,
भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? विविधता में एकता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। विविधता में एकता। और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? मनोनीत 2 होते हैं, आपको पता होगा, 2 मनोनीत होते हैं। ठीक है, लास्ट है 2006 में नेपाल 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया। 2006 में नेपाल में। ठीक, हमारा यहाँ पर ही 60 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने देख लिया होगा एसएसटी आपकी किस टाइप की पूछी जाती है। तो ऐसा ना हो कहीं आप एसएसटी की बुक ले आए हो कहीं से, या जो जनरल नॉलेज की बुक आती है वो ले आए हो। तो ये इस टाइप की आपकी आप जो है 6 to 8 एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो। ठीक है, अब तो खैर टाइम नहीं होगा आपके पास ये सब पढ़ने के लिए।